नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। और शाम के 8 बज चुके हैं और आज का जो सेट नंबर है ये सेट नंबर 9 है और जितने भी दिन बचे हुए हैं उतने दिन अभ्यास कर लीजिए। इस बार टारगेट यहाँ 75 प्रश्नों में 60 का रहेगा कट ऑफ यहाँ पे। और जितने भी छात्र आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम को जोड़िए। टेलीग्राम पे आपको सारे पीडीएफ बिहार दरोगा और जो बीपीएससी का सुबह मैं सेट करवा रहा हूँ उसका सारा पीडीएफ मैंने वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे दे दिया है। आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर वीडियो जरूर देखा करें। वहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो भी बताए जाते हैं आपको। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिहार एसएससी सीजीएल के इस सेट का जो सेट नंबर 9 है ये हम आपको साझा कर देंगे। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे, लेकिन पूरा वीडियो देखें और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आप एप्लीकेशन पे भी जोड़ सकते हैं वाईटी एजुकेशन के और वहाँ से जी हाँ ले सकते हैं। कम से कम 20 से 21 सेट है वहाँ पे दिए गए हैं जिनका मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। फुल मॉक टेस्ट है विद सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं, आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो आज का ये पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और दवाइयाँ जी हाँ एक में प्रविष्ट हैं। ये किस में प्रविष्ट है? राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में है या संघ की सूची में है या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन आपके सामने है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य या फिर स्वच्छता की बात करें तो अस्पताल और दवाइयाँ राज्य सूची में आती हैं। जहाँ ये राज्य के अधीन होता है, राज्य सूची के अंतर्गत विषय के कार्य होते हैं इसके। सामान्य स्थितियों में राज्य सूची पर संसद कानून नहीं बनाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद कानून बना सकता है। दोस्तों इस सूची में मूलतः अगर देखा जाए तो 66 प्रविष्टियां हैं जिसकी वर्तमान संख्या भी 59 है। ठीक है, और आंसर ए कर लीजिएगा इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 47 पे आंसर कर लेंगे। एक्चुअली 47 ये सवाल नंबर 2 है। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न हमारा शुरू होता है जीके जीएस का, तो आंसर आप भी करिएगा। भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है? ये बहुत बार बता चुके हैं आपको क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। 51A के तहत रखा जाता है। जी हाँ, आर्टिकल 51A भारत के संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51A के तहत रखा जाता है। भारत में मूल कर्तव्य जो है भूतपूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि मौलिक कर्तव्य जो प्रावधान है हमें किस देश के संविधान से मिला है? तो सोवियत संघ, यूएसएसआर, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना, मैंने आपको इसके बारे में डिटेल बताई भी है। आइए प्रश्न संख्या चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो इस समिति की अनुशंसा कौन से संविधान अमेंडमेंट में की गई थी? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1976 में। ये आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं यहाँ पे। और भाग 4 के क में इसको जोड़ा गया था। ये भी कुछ पूछा गया किस पार्ट में जोड़ा गया, तो भाग 4 के क में इसको जोड़ा गया था दोस्तों। ओके, आगे चलते हैं और मूल संविधान की बात करते हैं। तो मूल संविधान यहाँ पे मूल कर्तव्य नहीं थे। 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई। यह इस दौरान ये जोड़ा गया फिर उसके बाद 1976 में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 48 पे आंसर कर लीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति के पास विज्ञान, कला और साहित्य, समाज सेवा के संबंधित विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से यह कितने व्यक्तियों को राज्यसभा में, है ना, राज्यसभा में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है? तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें लिख दी गई हैं। आर्टिकल 80 की बात की गई है। आर्टिकल 80 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति के पास विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा में संबंधित जितने भी विशेष ज्ञान हैं और व्यवहारिक अनुभव को देखते हुए उस व्यक्ति को, है ना, 12 व्यक्तियों को, एक्चुअली क्या 12 व्यक्तियों को, आंसर डी कर लीजिएगा, 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। हमारा आर्टिकल 80 जो है राज्यसभा में गठन की संबंधित अपडेट देता है। आर्टिकल 80 अगर उप धारा 1 की बात करें यहाँ पे, तो ये निर्धारित करता है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। और राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का विवरण संविधान की अनुसूची 4 में किया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 49 पे। ये भी आर्टिकल से संबंधित है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। थोड़ा सा देखिए, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी सवाल आपको कराए जा रहे हैं एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो आर्टिकल 48 का ए का बात किया जा रहा है ना, 48A का, जिसके तहत पर्यावरण और वन्य जीव सुरक्षा और संरक्षण के बारे में बात हुई है।
अगर हम बात करें दोस्तों 42वें संविधान संशोधन की, जो कि 1976 में किया गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। एक लाइन आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, वन शिक्षा, वन जीवों और पक्षियों और सुरक्षा जैसे कि माप, उसका न्याय, प्रशासन, है ना, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, जो कि हमारा 42वां संविधान संशोधन बताता है। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 50 पे मित्रों, आंसर करेंगे। किसका कहना था कि लोक सेवकों को राजनीतिक उदासीनता का कार्यक्रम उदासीनता नहीं मान लेना चाहिए? तो ये कथन किसका था, ये क्वेश्चन पूछेगा ऐसे। तो देखिए, पॉल एच एपेलवी, है ना, इनका कहना था, पॉल एच एपेलवी, इनका कहना था ये कि लोक सेवकों को राजनीतिक उदासीनता को कार्यक्रम उदासीनता नहीं मान लेना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग 14वें में, है ना, अगर भाग 14वें की बात करेंगे, ये पार्ट की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, है ना, इसमें बात करें और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 315 की, है ना, आर्टिकल 315 के तहत एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, जो कि पीएच, है ना, पीएच एपेलवी, जिनका मानना था ये कि लोक सेवकों को राजनीतिक उदासीनता को कार्यक्रम उदासीनता नहीं मानना चाहिए। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जी हाँ, अगर आप उत्तर बी कर रहे हैं तो उत्तर बिल्कुल सही है। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में ही गठित हुआ था प्रारूप समिति। संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों को शामिल किया गया था। याद रखिएगा, 29 अगस्त सन 1947। जी हाँ, ये इसमें 7 सदस्य थे। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर को निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, और लेकिन विभाजन के कारण जो है वो क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसलिए उन्हें पुनः बॉम्बे प्रांत से चुना गया, और डॉक्टर अंबेडकर का पुनः निर्वाचन बम्बई से हुआ। तो ये 2 चीज़ें हैं, पूछा गया कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का जो निर्वाचन था किस प्रांत से किया गया। तो याद रखिएगा, बंगाल से हुआ था पहले, लेकिन ये जो क्षेत्र इनका था, जिस क्षेत्र से चुने गए थे, तो लोक विभाजन हुआ यहाँ पे, है ना, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो कि एक पूर्वी पाकिस्तान बना, बांग्लादेश, है ना, और उस समय ये फिर इनको हटा के बॉम्बे से चुना गया। तो आंसर कीजिएगा बॉम्बे से, कभी भी पूछेगा तो। सवाल नंबर देखिए 52 का क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित वर्षों में से यह अस्तित्व में आया है? तो 52 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों 2004 में। जी हाँ, अनुसूचित जाति जो हैं इसके लिए अलग एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया 2004 में। भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज में सामाजिक न्याय का उपकरण मिलता है, इसलिए संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान है। तो आर्टिकल पूछेगा तो इसको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 338 के ए में, यानी कि उपधारा ए में अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान भी बताया जाता है। ये 1978 के कैबिनेट प्रस्ताव पर लाया गया था दोस्तों। एक गैर संवैधानिक अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का स्थापना किया गया। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में किया गया, जिसमें कि अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु एक बहुउद्देशीय अनुसूचित जाति और जनजाति का आयोग का गठन भी किया गया था। फिर उसके बाद 79वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, 2003-4 में, जिसके कि जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अलग अलग करके इसको किया गया। तो अलग किया गया, ये क्वेश्चन में डाल दिया जाएगा। तो 2004 में इसको अलग किया गया, लेकिन सबसे पहले बनाया गया था 1978 में कैबिनेट के प्रस्ताव पर गैर संवैधानिक अनुसूची। 65वां संविधान संशोधन किया गया 1990 में, फिर उसके बाद 2003-4 में। याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बारडूंग सम्मेलन 1955 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बारडूंग सम्मेलन दोस्तों 1955 किससे संबंधित है? तो आंसर करेंगे गैर गठबंधन आंदोलन के लिए रास्ता आगे बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य हो गया। जी हाँ, आंसर कर लेंगे दोस्तों। ये इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुक्रोनो, और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे मार्शल टीटो जैसे नेताओं ने हिस्सा भी लिया था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 54,
शून्य बेस बजट के निर्माता कौन है? आंसर कर लेंगे दोस्तों 54 का उत्तर करेंगे यहाँ पे। जी हाँ, आंसर कर लेंगे बी इज द करेक्ट आंसर, पीटर ए पायर। जी हाँ, शून्य बेस बजट जो है निर्माता पीटर ए पायर हैं। 1976 नोट कर सकते हैं ना, सॉरी 1970 के दशक में यूएसए में लागू हुआ। फिर भारत में बजट पेश हुआ दोस्तों इसके जरिए 18 फरवरी 1860 में। नोट कर सकते हैं जेम्स विल्सन के पेश किया था। वैसे भारत में शून्य आधारित बजटिंग को 1987 और 88 के आम बजट में शुरू किया गया। ठीक है, तो ये नोट कर सकते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 55, मालदीव आधारित भाषा क्या है? क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में तो आपको आंसर करना होगा सोच समझ के। तो आंसर सोच समझ के आप लोग दीजिए। यहाँ पे दिया मालदीव, जी हाँ, आधारित जो आधिकारिक भाषा क्या है मालदीव का? क्या बात है, 55 का उत्तर कर लेंगे ए, यानी कि दिवेही इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं ए, दिवेही इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, मालदीव का राष्ट्रीय फूल गुलाब होता है, ये गुलाबी गुलाब होता है। मालदीव का राष्ट्रीय पेड़ नारियल का पेड़ है। और 8 डिग्री जो चैनल है मिनिकॉय और मालदीव को जो अलग करता है, मालदीव की संसद का नाम मजलिस है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आंसर कर लेंगे ए इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं। अब शायद ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ना, तो ठीक है, देख लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पे। एक नाव जो है, किस तरह का क्वेश्चन आता है मैं थोड़ा सा बता दूं। एक नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 8 घंटे में तय कर सकती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल में क्या होगी? तो ये एक सिंपल सा सवाल है ना। आपको बोला जा रहा है 35 किलोमीटर, जी हाँ, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रफ वर्क में कर रहा हूँ। 35 किलोमीटर है विपरीत दिशा में, क्या विपरीत दिशा में, और एक नाव की धारा, और धारा की दिशा में उतना ही 8 घंटे में दूरी तय करती है। कितना? 8 घंटे में। कितना भाई? सेम दिशा में, है ना, ये विपरीत दिशा में और उस सेम दिशा में, मतलब अगर दौड़े तो भी यहाँ पे 35 ही दूरी तय कर रही है, यही कहने का मतलब है। तो यहाँ पे अगर हम 9 + x कर लें और प्लस करें, 35 किलोमीटर ही दूरी कर रही है, यह 9 - x कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्योंकि 9 किलोमीटर प्रति घंटा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। धारा की चाल को आप x माने हुए हैं, तो ये x वो है। ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, आपका नाव का चाल है। ठीक है, तो ये जो है दूरी जो है 35 किलोमीटर की, तो दूरी बटे चाल हमारा निकल गया। ये कितने के बराबर है? तो 8 घंटे, यानी कि समय के बराबर है। 8 घंटा समय लग रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, x का वैल्यू निकलेगा दोस्तों यहाँ से 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर कर लीजिएगा डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए चीज़ों को? यानी कि ये सवाल सिंपल सा था यहाँ पर, कि आपसे बोल रहा है कि विपरीत दिशा में भी 35 किलोमीटर लग रहा है और धारा की दिशा में भी उतनी ही दूरी है ना, और ये दूरी 8 घंटे में तय की जा रही है, मतलब विपरीत दिशा में भी और सेम धारा की दिशा में भी। तो यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत चाल मतलब वही हमें निकालना होता है पहले, तो शांत धारा में चाल क्या होती है, तो ये दिया हुआ है भाई। तो दूरी बटे चाल, तो x माना हमने, क्या धारा की चाल माना था, तो चाल भी हमारा दिया हुआ है और x जो कि निकालना है हमें इस दिशा में भी और इस दिशा में भी। तो इसलिए 9 + x कर लीजिएगा पहले, 35 बटे करके, है ना, ये दूरी हो गया 35 दूरी बटे चाल, ये समय निकल गया। फिर उसके बाद प्लस कीजिएगा 35 बटे 9 - x, क्योंकि ये धारा के विपरीत दिशा में भी निकालना हमें, और ये बराबर है 8 घंटे लगा रहा है। तो 8 घंटे को आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा, या फिर सभी अगर किलोमीटर में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लीजिएगा और x का वैल्यू आएगा 1.5। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो काफ़ी लंबा समय खींचेगा, इसलिए उन प्रश्नों पे चलते हैं जो कि जीके से संबंधित है। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों 81 का। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती की प्रभावी और गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया है? 81 का आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे मेरा गांव मेरा गौरव, बी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आएगा परीक्षा में, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 82 पे। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 में फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच खिताब किसने जीता है? आंसर करिएगा दोस्तों यहाँ पे सैम करन।
नोट कर सकते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 83 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? मैंने पंचायती व्यवस्था आपको पढ़ा दिया है। जी हाँ, बिहार दरोगा वाले सेशन में जाके सुबह वाला वीडियो देखिएगा। जी हाँ, वहाँ पंचायत और राज व्यवस्था संबंधित एक पूरा वीडियो दिया है, उससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा। देख लीजिए इस सवाल को ही यहाँ पे अगर देखना है तो। देखिए, पंचायतों के संबंध में सही नहीं बोला गया है। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, ये तो कथन सत्य है। संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ये देखिए, 74वां संविधान मैंने नहीं बोला था, मैंने बोला था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है दोस्तों। जी हाँ, ये संविधान को जोड़ा गया, पंचायती राज अधिनियम को जोड़ा गया, तो यहाँ से आंसर कीजिएगा 73वां। तो ये हमारा गलत हो गया। सभी पंचायतों को कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, कथन सत्य है। एक पंचायत के भंग होने से 6 माह के अंदर आपको नया चुनाव करवाना पड़ता है, ये भी कथन सत्य है। यहाँ पे राज्य वित्त आयोग पंचायती राज और नगर पालिका पर वित्तीय स्रोत का रिपोर्ट देती है, कथन याद रखिएगा, सही है। और प्रत्येक 5 साल पर राज्य जो है वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ये भी बात सत्य है। तो आंसर यहाँ पे हम बी करेंगे। सवाल नंबर 84 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 84 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, वर्धमान जो महावीर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर नहीं थे, तो ये कथन तो गलत होता है, ये 24वें तीर्थंकर थे, है ना, 24वें तीर्थंकर थे। अच्छा, जैन धर्म जो है कि 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र भी थे। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में समेध पर्वत पर निर्माण किया है इन्होंने अपना, यानी कि ज्ञान प्राप्त किया है। अच्छा, बुद्ध ने शिक्षा की दी हुई कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो कितना ये कथन सत्य है? तो ये भी कथन गलत है। जी हाँ, बुद्ध ने शिक्षा की दी हुई कर्म का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आम जनता की भाषा में ही पाली में इन्होंने अपना उपदेश दिया है। पाली भाषा में बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता को माना गया है। तो यहाँ पे ना तो एक सही है ना ही 2 ही सही है आपका, तो उत्तर आप डी लगा सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 85 पे दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें। जी हाँ, इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित भी करें। तो ये क्वेश्चन आएगा आपके परीक्षा में, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों बी। जी हाँ, यहाँ पे उत्तर कीजिएगा कि ये बी है, ये क्रम जो है आपका बी होगा। पहले 3 यानी कि हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ। जी हाँ, ये कब हुआ था हरित क्रांति का प्रारंभ? तो 1966 से 67 का दौर था। जी हाँ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब भाई? तो ये याद रखिएगा 1969 में हुआ था, ठीक है। फिर हुआ था दोस्तों गरीबी हटाओ उन्मूलन, तो ये कब हुआ था? गरीबी हटाओ अभियान चलाया गया था 1971 में, ठीक है। इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया नारा, जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974-78 में यह गरीबी उन्मूलन का शामिल किया गया। तो ये शामिल किया गया कब? तो 74 से लेकर 78 वाले सेशन काल में। ये कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो ये ध्यान रखिएगा, पंचम पंचवर्षीय योजना थी, है ना, 5वीं, ठीक है, याद रखेंगे 5th। तो ये आपका क्वेश्चन सही होता है। यहाँ से जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए और पढ़िए और आंसर कीजिए इसी तरह से। देखिए क्वेश्चन नंबर 86, क्षेत्रीय संगीत राज्य का कौन सा युग्म सही है? अब यहाँ पे सुमेलित करना है ना कि कौन सा सही है। तो देखिए पोवाड़ जो है राजस्थान दे दिया गया, पोवाड़ महाराष्ट्र का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत हो गया यहाँ पे, है ना। और कजरी, कजरी दिया गया है महाराष्ट्र का, तो कजरी उत्तर प्रदेश का है, ये भी गलत है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का है। अमानईवारी अमानईवारी कर्नाटक लिखा गया है, जबकि ये भी गलत है, ये तमिल का है, तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु लिख लिए हैं, समझ लीजिएगा। और ये दिया गया बुरार कत्था जो है आंध्र प्रदेश, ये सही है। तो हमारा मैच जो है डी उत्तर सही होगा यहाँ पे। जी हाँ, जो कि ये आंध्र प्रदेश का युग्म सही है यहाँ पे। और ये गाथा जो है रूप में एक उच्च कोटि नाट्य शैली है, और मुख्य कलाकार इसमें अगर देखें तो गाथा वर्णन में दौरान जो है तंबूरा बजाया जाता है। इसमें गाथा गायक मंथ नायक की तरह यहाँ पे अत्यंत आकर्षक बनी हुई पोशाक पहनते हैं। तो यहाँ से उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये उत्तर आपका सही है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 87 पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? 87 का उत्तर कीजिएगा उड़ीसा। जी हाँ, मैंने आपको बता दिया था। और उड़ीसा जो है सिल्वर ग्रे रंग के कठोर धातु होता है, यहाँ पे मैग्नीज का जो कलर होता है, जो कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो मुख्य रूप से धारवाड़ संरचनाओं में पाई जाती है।
अच्छा, इसका उपयोग जो है मुख्यतः जंगरोधी इस्पात बनाने, शुष्क बैटरी, रंग और कांच उद्योग में ये इसका उपयोग करते हैं, रासायनिक उद्योगों के लिए। तो आंसर बी कर लीजिएगा, उड़ीसा। सवाल नंबर 88, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर दिया है? 88 का उत्तर कर लेंगे दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 89 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, याद रखेंगे। इट्स अ सी इज द करेक्ट आंसर। भाग 3 में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नेहरू रिपोर्ट दिए थे सन 1928 में दोस्तों, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट बनता है यहाँ से, जो कि मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट करती है। अच्छा, दूसरी चीज, भारतीय संविधान में भाग 3 में है ना, भारतीय संविधान के भाग 3 की बात करेंगे तो आर्टिकल अगर हम देखें तो 12 से लेकर 35 तक के बीच में, आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। जैसे समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 20 में है, ठीक है, और शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24 में है, ये आपको याद रखना होगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, ठीक है, और संस्कृति की शिक्षा के संबंधी का अधिकार जो कि 29 से 30 के बीच में है, ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 90 पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी का झील नहीं है? देखिए, नहीं बोल दिया गया है, तो सांभर झील नहीं है, ये खारा पानी का झील है। और अंतर्देशीय झीलों की कभी कभी मौसमी होते हैं एक्चुअली, ठीक है। अगर हम बात करें सांभर झील तो किस राज्य में है? तो राजस्थान में है, याद रखिएगा। ओके, अब ये जो है लवणीय जल झील है, इसलिए खारा पानी देता है। इसके जल का उपयोग जो है इसके जल का उपयोग नमक के उत्पादन में जनरली किया जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे। बाकी अगर हम बात करें लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है और बुल्दाना जिला है वहाँ पे, और वो भी खारे पानी का झील है एक और, ठीक है। और भीमतला झील नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा, मीठे पानी का झील है, ठीक है। डल झील कश्मीर में है, ये आपको मीठे पानी का झील है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 51 पे आंसर करेंगे। आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया? देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी उत्तर कीजिएगा यहाँ पे, है ना। आगरा का किला में किसको दफनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले मतलब दफनाया नहीं गया था, उनको कैद करके रखा गया था। तो ठीक है, आंसर यहाँ पे कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आगरा का किला बनवाया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। और ये दोस्तों आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने की थी। क्वेश्चन पूछेगा तो अगर आगरा शहर का स्थापना पूछेगा तो सिकंदर लोदी, ठीक है। कब किया था भाई? तो 1504 में किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अकबर ने 1565 में आगरा का किले का नींव डाला और गेटों पर अकबर ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को वीर राजपूत नायक जबकि जयमल और फतेह सिंह की मूर्तियां भी लगवाई हैं। आगरा के किले में 1983 में विश्व विरासत की सूची में भी डाल दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आगरा का किला विश्व विरासत सूची में है या नहीं, तो है, और ये 1983 में गया था, ठीक है। तो ऐतिहासिक कुछ स्मारक याद रखिएगा, यहाँ से ये बनवाए थे अकबर ने, ठीक है। शीश महल पूछेगा तो शाहजहां, अकबर का मकबरा जहांगीर बनवाए थे, और पुराना किला शेरशाह सूरी जो कि सासाराम में है, जिसको हम लोग शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। पत्थर मस्जिद नूरजहां, और चराय शरीफ जो कि जैनुल आबेदीन बनाए थे। शाहजहां की एक कृति भी है दोस्तों जिसका नाम है ताजमहल, जी हाँ, याद रखेंगे। सवाल नंबर 92 पे चलते हैं। एमनेस्ट इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमनेस्ट इंटरनेशनल का मुख्यालय दोस्तों लंदन में ही है, याद रखिएगा। इसका स्थापना कब किया गया था? 1961 में किया गया था, ठीक है। और पीटर्स बेंस नामक एक ब्रिटिश वकील के द्वारा यह किया गया था, ठीक है। अच्छा, इंटरपोल नाम सुनते होंगे, तो ये पेरिस इसका हेडक्वार्टर है। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन रोम में है, इटली में। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा ब्रुसेल्स में है, और यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है। एशियाई विकास बैंक मनीला में है, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 293 पे आंसर करेंगे। ट्रॉफी कप खेल का युग्म सही है या नहीं? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, एक आगा खान जो है हॉकी से संबंधित है, और एक विजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है, यहाँ पे उत्तर कर सकते हैं बिल्कुल। और जिम्नास्ट चाइना से है, चाइना कप से। गोल्फ तो बाकर कप से है, ठीक है। बास्केटबॉल नेहरू कप फेडरेशन से है। टेबल टेनिस तो ये बैरन ब्लेक
कप है होता है यहाँ के लिए फेमस, ठीक है, याद रखिएगा ये सब नाम। चलिए 94 पे चलते हैं। त्योहार और राज्यों का कौन सा युग्म सही है? 94 पे उत्तर करेंगे। देखिए लोसांग जो है असम का नहीं है भाई, हॉर्नबिल नागालैंड का है। ये केवल 2 कथन यहाँ पे हम सही करेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। नोट, लोसांग जो है सिक्किम का है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 95 पे। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे। जी हाँ, 2011 की जनगणना के आधार पर दोनों ही कथन सही है। यहाँ पे भारत में लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये 5 ऐसे राज्य हैं जो कि जनसंख्या से पूरे भारत की जनसंख्या का आधा जनसंख्या यहीं रहता है। कहाँ पे भाई? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जनसंख्या और आपका पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर ये तो सही है भाई। बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बिल्कुल, देखिए क्षेत्र छोटा है वो, बांग्लादेश का और जापान का क्षेत्र जो है ये बिल्कुल छोटा है, तो इनका घनत्व जो है भारत से अधिक होगा क्योंकि वहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे, आंसर ये भी सही है आपका। तो 1 और 2 दोनों ही कथन मुझे यहाँ पे सही लग रहे हैं। 1 और 2 हम उत्तर कर लेंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 296 पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य रासायनिक उर्वरकों की खपत सबसे अधिक करता है? आंसर कर लेंगे, इट्स डी, पंजाब करता है। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा क्या है? 97 का उत्तर करेंगे दोस्तों। जी हाँ, ये मुद्रा है नई शेकेल। नई शेकेल है, न्यू शेकेल कहते हैं इसको। ए इज द करेक्ट आंसर। नेसेट जो है इजराइल का संसद को कहते हैं। नेसेट जो है इजराइल के संसद को कहते हैं। अच्छा, बेथलहम इजराइल का एक नगर है जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। मोशाद जो है इजराइल का गुप्तचर संस्था भी है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 98 पे आंसर करेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? 98 का उत्तर करेंगे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, ये मुख्य चुनाव के आयुक्त की जो कार्यकाल होते हैं ये कितने साल का होता है? तो 6 वर्षों का होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पूछा गया है कि इनका जो उम्र सीमा क्या होता है, एज क्राइटेरिया, तो 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल भी 6 साल का होता है, लेकिन 62 वर्ष उनका एज क्राइटेरिया होता है, ठीक है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछेगा तो 65 वर्ष एज क्राइटेरिया होता है। सवाल नंबर 99 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपेंगे? तो उत्तर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे सी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को। सी इज द करेक्ट आंसर। ये वाइस वर्सा होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। भारत कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। भारत में, अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति का पद होता है। और भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63 की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। और उपराष्ट्रपति जो होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। आर्टिकल 69 पढ़िए, उसके अनुसार पद पर आसीन होने पर पूर्व उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। ये हमारे आर्टिकल 69 में कहा गया। सवाल नंबर चलते हैं 100 पे दोस्तों। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? ये महाभिनिष्क्रमण कहा गया है दोस्तों। ए इज द करेक्ट आंसर। और गौतम बुद्ध के जीवन संबंधित 4 दृश्य हैं। जी हाँ, एक बुद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी, ठीक है। सिद्धार्थ, जिनका पुराना बचपन का नाम है, 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक संसार की समस्याओं को छोड़कर ये गृह त्याग करके, जी हाँ, बोध गया चले गए, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र, याद रखेंगे, इट्स अ सी, बंगाल गजट। सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग जल की उपस्थिति है? तो उत्तर कीजिएगा सी, यानी कि लगभग 61%। पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध का बात हो रहा है, देखिए पृथ्वी कुछ इस तरह से है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पे जो है ना 61% जो है जल का भार जो है उपस्थित है। पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध पे 81% का भार इसके ऊपर है, यह जल का साम्राज्य है। पृथ्वी का बाकी 29% जो है ना, ये भाग जो है स्थल का है और 71% भाग यहाँ पे भी जल है।
पीने योग्य पानी है। तो पृथ्वी के भू क्षेत्र का और जल क्षेत्र का अनुपात देखा जाए तो 3:7 है। सवाल नंबर 103, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में नदियों में से किस पर बनाया गया? ये क्वेश्चन भी आपको बता चुके हैं बहुत पहले, ठीक है। तो आंसर कीजिएगा, महानदी के ऊपर बना है, महानदी के ऊपर बना है हीराकुंड बांध। उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित यह भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो आंसर यहाँ पे हम बी करेंगे। दोस्तों, सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस में स्थित है? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 105 पे। निम्नलिखित सरकारी निकाय में से कौन सा ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्था है? तो आंसर कर लीजिएगा नाबार्ड। नाबार्ड निकाय जो है सरकारी निकाय में ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्था है दोस्तों, याद रखेंगे। नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया, 12 जुलाई 1982 को किया गया, ये आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछता है। इसका मुख्यालय पूछता है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो महाराष्ट्र मुंबई में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 106 पे। चित्तौड़ की कृति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कृति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। राणा कुंभा को याद रखिएगा। जी हाँ, महमूद खिलजी 1436 ईस्वी, ठीक है, मालवा के राज्य की सत्ता पर आसीन हुआ। उसने मेवाड़ के राणा कुंभा के विरुद्ध अभियान में सफलता का दावा भी दिया था, यानी कि विजयी हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा आपके परीक्षा में। सवाल नंबर चलते हैं 107 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? भाग 9 में, ठीक है, पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत के संबंधी आर्टिकल की बात करेगा तो 243 याद रखिएगा। यह आर्टिकल 243 के खंड क से, यानी कि उपधारा क से उपधारा 243 के अण तक, है ना, ये वर्णन आपको मिलता है दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन बता चुके हैं आप लोगों को। भारतीय संविधान का भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और भाग 3 जो है दोस्तों ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, और भाग 9 का ए जो है ये नगर पालिकाओं के संबंधित है, तो ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 108 पे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेड प्रथम विश्व युद्ध के शहीद हुए भारत के सैनिक की याद में निर्मित किया गया? आंसर कीजिएगा दोस्तों बी, इंडिया गेट, ठीक है, इंडिया गेट जो कि नई दिल्ली में है। जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए जितने भी भारत के सैनिक थे उनकी याद में ये बना है इंडिया गेट। जब आप दिल्ली जाते हैं ना तो इंडिया गेट घूमते हैं, तो ये एक युद्ध स्मारक है जिसका निर्माण कब किया गया? 1931 में किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के तृतीय एंगल अफगान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के लिए 42 मीटर ये ऊंचा है, विशाल द्वार है, ये निर्माण है राजपथ दिल्ली में, लाल बलुआ पत्थर से ये बनाया गया है। ओके, सवाल नंबर चलते हैं 109 पे। दिल्ली याद आ गई, दिल्ली 109 पे चलते हैं, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो याद रखेंगे, इट्स अ सी, ओस्लो इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार शांति साहित्य, भौतिकी और रसायन चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है। किस में दिया जाता है? तो ये ओस्लो शहर में दिया जाता है, और ये पुरस्कार शांति में, साहित्य में, भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा विज्ञान में और अर्थशास्त्र में भी दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है विश्व का। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई दोस्तों 29 जून सन 1900 में, ठीक है। फिर 1901 में जो है प्रथम अवार्ड दिया गया शांति का पुरस्कार, जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक थे ज्यो हेनरी ड्यूनेट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के लिए, जो कि दिया गया। आंसर यहाँ पे सी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 110 पे। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर करेंगे दोस्तों महात्मा गांधी, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 111 पे। निम्नलिखित में से किस संस्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? 111 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, इट्स सी, द हेग इज द करेक्ट आंसर। द हेग इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 112 पर चलते हैं दोस्तों। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स ए, यांगून। जी हाँ, यांगून इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना यहाँ पे 1945 में किया गया और अप्रैल 1946 में कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया था। सवाल नंबर 113, नाभिकीय संलयन के आधार पर गलत कथन चुनिए।
साइंस का क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, सारे बनेंगे एग्जाम में। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया नाभिकीय अपशिष्ट से टूटता है, यह कथन गलत है, यानी कि ये कथन हमारा गलत होता है, तो बी उत्तर कर सकते हैं। जब दो या दो से अधिक नाभिक किसी भी अभिक्रिया में संलयित होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को बहुत ऊर्जा मिलती है, उत्सर्जित होती है। यह अभिक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। तो ये परिभाषा हुआ। तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 114 पे। क्या होता है जब ध्वनि तरंग एक माध्यम में यात्रा करती है? जब एक ध्वनि तरंग है ना एक माध्यम में यात्रा करती है तो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। तो उत्तर यहाँ पे हमारा बी कर लेंगे, इज द करेक्ट आंसर। चूंकि देखिए ध्वनि तरंग क्या होता है, ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है जो कि आवृत्ति को 1 सेकेंड में होने वाली तरंग चक्रों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ से आंसर कर लेंगे बी। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 115 पे। एक एकल कोशिका किसमें पूरी जीव को गठित करती है? एक एकल कोशिका, बिल्कुल क्लेमाइडोमोनस, नोट कर सकते हैं दोस्तों, पूरे जीव को गठित करती है इसमें। जी हाँ, क्लेमाइडोमोनस नोट कर सकते हैं, आंसर सी कर लीजिएगा। जी हाँ, और कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव यानी कि एकल कोशिका जीव केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरमीशियम, है ना, ये सब, जो कि क्लेमाइडोमोनस, यीस्ट, ये सब कुछ। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं कई कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे कि जंतु हो गए, पादप हो गया, है ना। बहुकोशिकीय जीव जो शरीर संगठन के विभिन्न स्तर होते हैं, जैसे कि उत्तक अंग, शरीर संगठन, अंग तंत्र, ये सारे उसमें होते हैं। सवाल नंबर 116 पे चलते हैं। एक गैर धात्विक तत्व के स्थिर समस्थानिकों में से एक का उपयोग घेंघा के उपचार में होता है, यह तत्व है? बिल्कुल, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये तत्व है आयोडीन, आई फॉर आयोडीन। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 117 पे। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य में से ठोस के प्रसार की सही उदाहरण है? आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ बी, पानी में CuSO4, जो कि द्रव्य में ठोस के प्रसार का सही उदाहरण है। बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है? अब क्वेश्चन नंबर 18 एक सौ इंपॉर्टेंट है। देखिए, पेनिसिलियम जीव जो है प्रोटिस्टा जीव से संबंधित नहीं है। पेनिसिलियम जो है एक साधारण कवक होता है, फफूंद होता है। यह एक प्रकार का कवक श्रेणी की मृतजीवी वनस्पति है। तो आंसर पेनिसिलियम कर लीजिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे। कुएं, नहर, टैंक, नदी, लिफ्ट प्रणालियां, ये सभी निम्न विभिन्न तरीके हैं। तो ये तरीके हैं दोस्तों सिंचाई करने के। बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है, जी हाँ दोस्तों, कुएं के पानी से या फिर पंप के टैंक से होता है। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं। वैसे और भी यहाँ पे उदाहरण है, कुएं से, नहर से, टैंक से, रिवर लिफ्ट से, सबसे पानी सिंचाई करके खेती की जा सकती है। उस उक्त का नाम बताएं जिसमें कि पतली दीवार वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं जो बहुत इंटरसेलुलर रिक्त स्थान को घेरती हैं और पोषक तत्वों और पानी को स्टोर करती हैं। बिल्कुल, ये है दोस्तों पेरिकाइमा, जिसको मृद तक कहते हैं, याद रखेंगे। सवाल नंबर 121। 200 ग्राम द्रव्यमान वाले एक निकाय का संवेग निकालिए जिसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल है, याद रखेंगे। जहाँ पे द्रव्यमान m है, आपको दिया गया 200 ग्राम और इसको आप किलोग्राम में बदल लीजिएगा, 2.2 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमें जो है ये पता है 10 जूल दिया गया है। तो हमें यहाँ पे संवेग निकालना यानी कि P निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है दोस्तों P² / 2m। अब ये फॉर्मूले पर रख दीजिएगा, 2 किलोग्राम पर सेकेंड निकलेगा, आंसर सी कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 122 पे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है दोस्तों एमेलाइज। एमेलाइज जो है एक एंजाइम है जो कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य की लार में लगभग 99% जो है जल होता है और 1% एंजाइम होता है। वही एंजाइम आपको बहुत फ़ायदा करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इम्पॉर्टेंट परीक्षा के लिए, या जो कि एग्ज़ाम आपका 23 और 24 दिसंबर को होने जा रहा है। सवाल नंबर 123। 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, यह उनके द्रव्यमानों का गुणनफल। ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत पुराना क्वेश्चन है।
सवाल नंबर 124, एक निकाय का वेग निम्न द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आंसर कर लेंगे दोस्तों, इट्स अ बी, निकाय के आकार को बदलकर। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर 125, एक बीमार व्यक्ति से संक्रामक एजेंटों की संभावित मेजबान के रूप में ले जाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? एक बीमार व्यक्ति से संक्रामक एजेंटों को संभावित मेजबान के रूप में ले जाने वाले जीवों को कहा जाता है वाहक। क्या कहते हैं? वाहक। ठीक है, वाहक एक जीवित जीव है जो कि मनुष्य के बीच या जानवरों से मनुष्य के बीच संक्रमण को रोगजनकों में संचारित कर सके। सवाल नंबर चलते हैं 126 पे, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? आंसर कर लेंगे 126 का दोस्तों, यहाँ पे ए यानी कि लिनियस। सवाल नंबर 127, इंजन में स्नेहक का कार्य है। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये सभी हैं, केवल हिस्सों को ठंडा रखना, केवल गतिशील हिस्सों को घिसाई और न्यूनतम करना, केवल इंजन को गंदगी को धोना, ये सभी आंसर कर लीजिएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। पक्षियों में क्या होता है? पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ए उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। और सिलेंट्रेट्रा समूह प्राणियों में से शरीर द्वितीय स्तरीय होते हैं। मत्स्य वर्ग प्राणियों में हृदय द्विशीय होते हैं, यानी कि दो ही होता है। और उभयचर प्राणियों में 4 होते हैं ये हृदय कोष्ठ। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 129 पे, क्षारीय धातु रखती है। आंसर कर लेंगे ए यानी कि कम घनत्व रखती है। ए इज द करेक्ट आंसर। सीजियम ऑक्साइड होना चाहिए। सीजियम ऑक्साइड जो है प्रबलतम क्षारीय होता है। डी उत्तर कर लीजिएगा यहाँ से। जी हाँ, नोट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, जिसको हम लोग बेसिक नेचर कहते हैं। ऑक्साइडों के भस्मी गुण यानी कि बेसिक नेचर घटते जाते रहते हैं, तो सीजियम ऑक्साइड प्रबलतम क्षारीय होता है। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से जब दाएं जाएंगे, इन तत्वों के बारे में बताया गया है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 131 पे, नोबेल तेल कौन सा है? जी हाँ, टीएनजी कहते हैं इसको, याद रखेंगे। टीएनजी यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं इसको। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये उत्तर कर लेंगे, जो कि विस्फोटक होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। 132 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। उत्तर कीजिएगा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ से आप जो है ना, कोई व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है तो उसको बिठा दीजिए उस पर, उस बताएगा वहाँ पर डिटेक्ट करके कि वो सच बता रहा है या झूठ बता रहा है ना। अच्छा, डिक्टोफोन जो है ना, डिक्टोफोन ध्वनि जैसे बातचीत रिकॉर्ड करने उपकरण है, याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 133 पे, क्षारीय धातु सोडियम के जल के साथ क्रियाशीलता का उपयोग है। क्षारीय धातु सोडियम के जल के साथ, क्या बात है, क्षारीय धातु सोडियम जो है जो जल के साथ क्रियाशीलता का उपयोग करता है, तो आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, बेंजीन की सुखाने में इसका उपयोग करते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 34 पे, कार्बोलिक एसिड है। कार्बोलिक एसिड जो है फिनॉल होता है, याद रखेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। यूरिया किसका डाईएमाइड है? यूरिया किसका डाईएमाइड है? बिल्कुल उत्तर करेंगे दोस्तों, आंसर कर लेंगे कार्बनिक यौगिक का। बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, यूरिया का सूत्र होता है दोस्तों NH2CONH2। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 136 पे दोस्तों। क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे, टेरिडोफाइटा सबसे पुराने संवहन तंत्र होते हैं, जिनके शरीर का जो प्रवाह तंत्र होता है वो भूमिगत जड़ होता है उसमें, और तनाव हो सकता है और तंत्र हो सकता है, विधिरित हो सकता है। ये बहुकोशिकीय प्रजनन अंग होते हैं इसके, है ना। तो ये पुष्प नहीं होता है इसमें। यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण जो है लक्षण रूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, तो रोग कौन सा बनेगा? एक अनुवांशिक रोग जो कि लक्षण परुरूपी सामान्य है, किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित किया जाए, यानी कि ये जो है मच्छर, जो है मच्छर की बात की जा रही है शायद यहाँ पे, ये एक से दूसरे अगर बॉडी में भेज दे तो क्या वो स्थानांतरित होगा, तो रोग बनेगा। तो देखिए 37 का आंसर कर लीजिएगा, ये है लिंग संवहन अप्रभावी। देखिए, एक अनुवांशिकी रोग लक्षण रूपी सामान्य किंतु वाहक मादा
सॉरी मच्छर की बात नहीं की जा रही है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जनन प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से है। एक अनुवांशिकी रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से नर संततियों यानी कि नर के बच्चों के में से स्थानांतरित होता है, तो यह क्या कहलाता है? तो ये लिंग संहग्न अप्रभावी कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी जैसे कि मान लीजिए कि आपके ग्रैंडफादर में अगर कोई बीमारी है तो वो आप में आने की संभावनाएं जो है वो किस पे डिपेंड करती हैं? तो वाहक मादाओं पे, यानी कि आपकी दादी हो सकती हैं, फिर आपकी माँ हो सकती हैं, फिर आप हो सकते हैं, तो उससे प्रभावित होते हैं। तो ये लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है दोस्तों। अधिकांश जो लिंग संलग्न होगा ये दशाएं अप्रभावी ही होती है, क्योंकि इस दशा में 2 गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र वाले व्यक्ति महिला में 2 जीनों के परिवर्तन आवश्यक देखे गए हैं। सवाल है कि अटलांटिक महासागर का आकार क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर कीजिएगा आप लोग यहाँ पे। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। इट्स बी एस आकार का है। मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? तो आंसर कर सकते हैं यहाँ पे, प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। डी इज द करेक्ट आंसर। और अटल पेंशन योजना यह जोड़ने के लिए अधिकतम आयु क्या है? तो 47 का आंसर कर लीजिएगा। जी हाँ, 40 वर्ष होना चाहिए कम से कम। सवाल नंबर चलते हैं 148 पे आंसर करेंगे। चार्ल्स गुडईयर ने किसका आविष्कार किया था? इसका आंसर कर लीजिएगा डी यानी कि रबर का। निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है? इसका आंसर करिएगा कबड्डी अभी नहीं है ओलंपिक खेलों में शामिल। ठीक है, और ये जो कबड्डी जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है। एलोरा के कैलाश मंदिर किसका एक उदाहरण है? तो आंसर कर लीजिएगा चट्टानों से कटे मंदिरों का। बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये जो सीरीज था, इस सीरीज के जरिए हमने आज यहाँ पे कंप्लीट किए हैं आपके करीब 9वां सेट। ठीक है, कल का भी एक सेट दिया था जो कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था वहाँ से। तो आपने कितने उत्तर सही किए हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।